दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए साइंस और जीएस के मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो कि आपके नाविक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए मेज़बान देश जो है वो कौन सा है, यानी कि विच कंट्री इज़ द होस्ट नेशन फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2022। ऑप्शंस दिए हुए हैं कतर, रूस, भारत या फिर जर्मनी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कतर। देखिए 2022 के लिए जो फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी है वो इस बार कतर के द्वारा की जाएगी और इस बार जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर 32 टीमें भाग लेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 87:10:3 के रेशियो में जो है ऐसी मिश्र धातु जिसमें कि तांबा, टिन और जस्ता मिला हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नाविक एग्जाम में जो है आपको मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें कि पीतल, कांस्य, इन सब में जो है कौन सी मात्रा में जो है धातु या अधातु रहते हैं ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं कांस्य, पीतल, सोल्डर या फिर गन मेटल। तो दोस्तों ऐसी मिश्र धातु जिसमें कि आपके तांबा, टिन और जस्ता मिला हुआ हो, ठीक है, उसको जो है गन मेटल कहा जाता है, जिसको कि यूनाइटेड स्टेट में जो है लाल ब्रास के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसमें जो है आपके 87 से 88% जो है लगभग तांबा पाया जाता है, 8 से 10% टिन और 2 से 4% जो है जस्ता होता है। ठीक है, और गन मेटल का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से जो है गन बनाने में किया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है, देखा जाता है अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं डॉक्टर सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या फिर डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जिनको कि 1913 में जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्होंने जो है कई सारी रचनाएं लिखी है जिनमें से इनकी जो गीतांजलि है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास जल में डूबी हुई एक संकरी नली में पानी के ऊपर चढ़ने के जो जल की केशिका क्रिया की संवृत्ति का जो कारण है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं पृष्ठीय घर्षण, पृष्ठीय तनाव, वातावरणीय दबाव या फिर अवकल तापक्रम। तो देखिए दोस्तों जल में डूबी हुई एक संकरी नली में पानी का ऊपर चढ़ना जो है ये जल की केशिका क्रिया और पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 27 दिसंबर 1945 को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को जो है प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति की मदद के लिए जो है IMF की स्थापना की गई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके वॉशिंगटन DC USA में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वॉशिंगटन DC। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में जो है एक सींग वाले गेंडे कहाँ पर पाए जाते हैं। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और मैंने भी आपको 2 से 3 बार करवा दिए हैं। तो ऑप्शंस देखिए असम, कश्मीर, लेह या फिर हरियाणा। ठीक है, तो दोस्तों असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है जिसमें कि एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं और वो जो है उसी लिए फेमस है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम का काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 7 और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है इसका आंसर पता होगा। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लगभग जो है आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए हुए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। देखिए प्राचीन काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये आपके हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा का जो है
सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र में से एक था। ठीक है, और ये जो है आपके बिहार राज्य में राजगीर से जो है लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। और जो गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम था उसके द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में जो है यानी कि 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय पर जो है आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 8, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं जमुना, बड़ी गंगा, मेघना या फिर तीस्ता। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, और इसका जो उद्गम है ना ये आपके तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट हिमनद से होता है। और ये जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से, और भारत में जो है ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि बुलंद दरवाज़ा जिसे अकबर ने अपनी गुजरात विजय की याद में बनवाया था ये जो है इनमें से किसके जो है मुख्य द्वार पर है। ऑप्शंस दिया हुआ है लाहौर किला, अहमदाबाद, फतेहपुर सिकरी या फिर आगरा किला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी। देखिए बुलंद दरवाज़ा जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से जो है 43 किलोमीटर दूर लगभग जो है फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर जो है एक दर्शनीय स्मारक है। ठीक है, और जो अकबर था मुगल सम्राट उसके द्वारा जो है गुजरात पर जीत के उपलक्ष्य में जो है ये 1602 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है ये किसके द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है देखिए इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में समझिए। देखिए देसी समाचार पत्रों में जो है लॉर्ड लिटन की बड़ी बुराई हो रही थी उस टाइम पे। ठीक है, और इस आलोचना को जो है बंद करने के लिए लिटन ने जो है एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था शायद 1878 में। ठीक है, और इस एक्ट के अनुसार क्या है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के संपादकों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया था कि वो जो है अपने क्षेत्र के जो मजिस्ट्रेट या फिर जो कलेक्टर होंगे उनको लिखित आश्वासन दें कि वो जो है अपने पत्रों में ऐसी कोई भी चीज़ प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे कि जो है जनता में मतलब कि सरकार के विरुद्ध जो है आक्रोश ना हो या फिर जो है सांप्रदायिक दंगे वगैरह ना हो। ठीक है, तो इसी को जो है मतलब कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया था। और ऐसा करने से जो है प्रेस की जो संपत्ति है उसको मतलब कि जब्त किया जा सकता है, ये सब जो है उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया था तो याद रखेंगे लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज जो है किसने की थी। ठीक है, तो देखिए ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसने की थी ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच या फिर जो है लुई पोस्चर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज जो है वो आपके सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी और इनको जो है इस वजह से नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो कि क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में था कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है विलियम हार्वे। ठीक है, तो दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, तो इसीलिए जो है इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। और देखिए ऑप्शन डी में एक नाम आया है लुई पोस्चर। ठीक है, तो जो रेबीज का जो टीका होता है ना, तो रेबीज के टीके की खोज जो है वो लुई पोस्चर के द्वारा की गई थी, तो इनके नाम को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर दो ज्वालामुखी द्वीप जो है वो कौन से हैं। ठीक है, यानी कि द टू वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी इज या फिर आर। ऑप्शंस दिए हुए कवरत्ती और न्यूमोर, ऑप्शन बी बित्रा और कवरत्ती, ऑप्शन सी पंबन और बैरन या फिर ऑप्शन नंबर डी नारकोंडम और बैरन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नारकोंडम और बैरन। भारतीय सीमा क्षेत्र में जो है दो ज्वालामुखी द्वीप है जिनका नाम है आपके बैरन, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप के समूह जो है मतलब कि अंडमान के पूर्व में स्थित है। और ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम जो है ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि उत्तर अंडमान के पूर्व में है। ठीक है ना, तो इन दोनों को याद रखेंगे आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है वो भारत के साथ में सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन है नेपाल, मंगोलिया, म्यांमार या फिर भूटान।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगोलिया। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत जो है वो मंगोलिया से अपनी सीमा साझा नहीं करता। भारत की सीमाओं से लगे 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जो भारत से जो है स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और उनके नाम हो जाएंगे आपके बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो इनमें से बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान और म्यांमार और भारत से जो है स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए यहीं पे कि मंगोलिया की जो सीमा है ना वो केवल चीन और रूस के द्वारा ही लगती है और कहीं से नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम में भी आया हुआ है और इसके अलावा नेवी के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। तो दोस्तों जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच की सीमा रेखा नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी रेखा है जो कि देशों के बीच की सीमा रेखा नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर डूरेंट रेखा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि मतलब कि एक 180 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये जो है कोई भी मतलब दो देशों के बीच की रेखा नहीं है। जबकि डूरेंट रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या फिर आप बोल सकते हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच। और ऑप्शन बी देखिए मैकमोहन रेखा जो कि आपके भारत और चीन के बीच, और रेड क्लिफ जो कि आपके भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। चलिए, और इन रेखाओं के बारे में भी आप लोग थोड़ा देखिएगा क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस पूछे लिए जाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गेटवे टू द पैसिफिक कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपके जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा जो आपके टेरिटोरियल आर्मी को एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं स्वेज नहर, पनामा नहर, बेरिंग सागर या फिर गल्फ ऑफ अलास्का। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पनामा नहर, ठीक है। देखिए पनामा नहर ये जो है ना एक कृत्रिम जलमार्ग है, ठीक है, जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसीलिए जो है इसको गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली जो गैस है वो कौन सी होती है, ठीक है। ऑप्शंस हैं एसिटिलीन, मेथेन, इथेन या फिर ब्यूटेन। तो दोस्तों फलों को कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए जो है एसिटिलीन को यूज़ में लिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी देखिए मेथेन का प्रयोग जो है वो एलपीजी में और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में होता है। इथेन का जो प्रयोग है ये पीवीसी और पॉलीस्टीरीन के लिए किया जाता है, और ब्यूटेन का प्रयोग भी जो है वो आपके एलपीजी में ही होता है। तो आई होप कि चारों ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में जो ग्रेफाइट होता है इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं ईंधन, लुब्रिकेंट, मंदक या फिर इंसुलेटर। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है, यानी कि मॉडरेटर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मुंबई में जो अप्सरा परमाणु रिएक्टर है ना, ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। नाम क्या है उसका? अप्सरा परमाणु रिएक्टर, ठीक है, जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, और ये जो है मुंबई में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि क्यूरी जो है ये इनमें से किसकी इकाई है। नाविक एग्जाम जब आपका ऑनलाइन शुरू हुआ था तो उस टाइम जो है ये आपका पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ऑप्शन है रेडियो एक्टिविटी, तापमान, ऊष्मा या फिर ऊर्जा। तो दोस्तों क्यूरी जो है ये आपके रेडियो धर्मिता या फिर जो है रेडियो एक्टिविटी को मापने की एक इकाई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 20, और ये जो है इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंगाल का विभाजन जो है वो किसके द्वारा रद्द किया गया था। यहाँ पर रद्द पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शंस हैं लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इल्बर्ट या फिर लॉर्ड लिट्टन। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, लेकिन 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया था तो उस समय जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है। तो इन्होंने जो है इस विभाजन को रद्द किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए
अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को जो है किसने हराया था। ऑप्शन है आपके पास शेर शाह, बहादुर शाह या फिर जो है राणा सांगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे और वीडियो जो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो के लिए एक कमेंट जरूर से कीजिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स और आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को सभी पीडीएफ्स मिलती रहेगी। और इसके अलावा जो है टेलीग्राम पर क्विज होते हैं, दिन में 200 से 300 क्वेश्चंस के करीब मैं आपको क्विज करवाता हूं। तो इसलिए जो है टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।